तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, गैस, लिक्विड। आज जाते जाते मैं इस चैप्टर का रोड मैप आपको बना के दे दूं, जैसा मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। यहां पर सोल्यूट रहेगा गैस और लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट। अब बात है कि इसमें खास क्या है, पिछली क्लास में क्या डिफरेंस था। पिछली क्लास में सोल्यूट सॉलिड था। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, उन सब में सोल्यूट सॉलिड था, जो कि देखने में अच्छा लगता है। सॉलिड सोल्यूट को हम घर में घोलते हैं अपने हाथ से। मैंने चीनी, ग्लूकोज, बहुत सी चीजें मैंने अपने हाथ डिजोल्व की है पानी में, तो वो दिखता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। अगर गैस को हमने, शायद किसी ने भी आज तक गैस को लिक्विड में डिजोल्व नहीं किया, और वो इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए कुछ खास इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ये टॉपिक है हमारा, तो इस तरह से है ये। अब ये इंक डाल लूं मैं, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, मार्क कम दिख रहा है ना तुम्हें। एक मोटा वाला मार्कर तो है, मगर वो इतनी इंक पी लेता है कि मेरे को बुरा लगता है फिर। मतलब उसमें एक डिब्बी डल जाती है पूरी एक बारी के नीचे, रिफिलेबल है ना वो। और वो एक डिब्बी एक ही दिन में खत्म हो गई हो तो। हाँ तो जी, देखिए, सपोज 1 घंटे में खत्म करना है इसको, आधे घंटे में न्यूमेरिकल कराना है। सपोज मेरे पास एक बॉटल है जिसमें ऐसा कैप लगा हुआ है। इसमें पानी है। पानी के मॉलिक्यूल में थोड़े ब्लैक करके दिखा देता हूँ, विलन टाइप। सोल्यूट हमारा हमेशा हीरो ही होता है, इस टाइप से। अब ये बच्चा, सपोज ये कोई बच्चा है, मान लो ये बच्चा रशनीत है। रशनीत इस क्लास में है, पता नहीं कौन सी क्लास में, दूसरे बैच में है। तो ये बच्चा रशनीत है। अब ये रशनीत कह रही है कि सर मेरे को ना कोल्ड ड्रिंक बनाना सिखाओ, सोडा वाटर कैसे बनता है सर प्लीज। बाहर से सोडा लेने जाती हूँ ना तो अच्छा नहीं देते हैं, गैस कम निकलती है। अब रशनीत अपने मुंह से ही कह रही है कि गैस कम निकलती है। और जब मैं रशनीत को ये कह रहा हूँ कि गैस लिक्विड में घुलती है, तो उसे रशनीत समझ नहीं पा रही, क्योंकि रशनीत अपने ही मुंह से कह रही है कि इसमें गैस कम। जब भी मुदिता ने कोल्ड ड्रिंक खोली तो उसमें से गैस निकलने की आवाज आई। यहीं से मुदिता को समझ जाना चाहिए था कि ये गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई थी और कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है। मैंने बहुत बार सोडा वाटर खरीदा है। जब भी मैं सोडा वाटर लेने जाता हूँ तो उसमें ज्यादा केमिकल नहीं होते हैं, उसमें सीधा पानी में CO2 मिला देते हैं। अब उसका अगर फ्लेवर है, लेमन है, तो उसमें और चीजें मिली होती है, वरना नॉर्मली सोडा वाटर जो होता है वो सबसे सीधा एग्जाम्पल है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो है, मैंने कहा रशनीत से ठीक है बेटा, आज हम सोडा वाटर बनाएंगे। अब रशनीत बहुत एक्साइटेड है, ये तो मैं इसके हाथों से बना सकता हूं। तो थोड़ा मैं इधर कर दूं हाथों, ये काली हो जा रही है। तो मैंने इसमें गैस पास की, CO2, और गैस जो है वो अंदर आके यहाँ इकट्ठी हो गई। अब ये नहीं कहना है कि गैस वापस चली जाएगी, हम जाने नहीं देंगे उसको वापस, बंद कर देंगे ना वैसे। रश्मीत ने कहा बस सर इतने से ही हो जाएगा, आपने अंदर तो घोली नहीं है सर, आपने अंदर तो घोली नहीं है। मैंने कहा बेटा चुप हो जा 2 मिनट, अंदर घुलेगी है ना, पहले से ही मतलब चिल्ला रही।
तो रशनीत को ये पार्टिकल दिख रहे हैं, इमेजिन कीजिए। रशनीत ने देखा कि गैस के पार्टिकल तो बिल्कुल पागल होते हैं, कभी रुकते ही नहीं है। रशनीत ने एक ऐसे बदतमीज पार्टिकल को देखा जो यहाँ आके टकराया, और यहाँ टकराने पे भी माना नहीं, टक्कर खा के यहाँ गिरा, और यहाँ गिर के यहाँ गिरा, और फिर नीचे गिरा, और ये रशनीत को सुसाइड जैसा लगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज क्या हुई कि रशनीत को खुद समझ में आ गया कि गैस अंदर कैसे जाएगी। पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस से भी टकराएंगे। ये सीधा ही टकरा गया, ऐसे गैस अंदर जाने लगी। क्या ये गैस लिक्विड बन रही है? नहीं, ये गैस लिक्विड नहीं बन रही है। क्या ऑक्सीजन जो समुद्र में मौजूद है, क्या वो लिक्विड है? नहीं, वो गैस है, लिक्विड के अंदर मौजूद। तो ये गैस अंदर घुलती हुई नजर आ रही है रशनीत को, और ऐसे में रशनीत को बहुत ही अच्छा लग रहा है। रशनीत कह रही है, अरे वाह सर, कमाल कर दिया आपने तो सर, सर फीस बढ़ा दोगे। मैंने कहा रशनीत से, चलो ठीक है, फीस तुम्हारी बढ़ा दे। ठीक। तो ये ऐसे पार्टिकल अंदर आ गए। अब जब पार्टिकल अंदर आएंगे, यहां से समझ, जब पार्टिकल अंदर आएंगे तो ऊपर कम हो जाएंगे। पहले ऊपर पार्टिकल्स की भीड़ थी, तो टक्कर भी बहुत जबरदस्त होती थी, और ऐसे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी कि पार्टिकल नीचे आए। जब संख्या पार्टिकल्स की कम होने लग जाती है तो नीचे आने वाले पार्टिकल्स का रेट भी घटने लगता है। पहले मुझे तेजी से नीचे पार्टिकल बढ़ते दिख रहे थे, मगर धीरे धीरे नीचे आने वाले पार्टिकल्स की संख्या स्लो होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। तो ये जो है, ये डिसोल्यूशन है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डिसोल्यूशन होता है। तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, ऊपर मैंने बहुत अच्छे से बताया तुम्हें इक्विलिब्रियम 11th में। इसका कारण है पार्टिकल्स का तेजी से नीचे आना। रेट घट क्यों रहा है? तो इसका कारण है ऊपर पार्टिकल्स की संख्या का घट जाना। अब यहां एक पिक्चर का दूसरा पार्ट भी, ये जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे भी वही हरकत करते हैं जो ऊपर। ये यहां भी टकराएंगे एक दूसरे से, गैस के मॉलिक्यूल। अरे इमेजिन कर लो, समुद्र में मौजूद ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ठहरे रहते हैं एक जगह, मूव करते रहते होंगे ना? लेकिन मूवमेंट ऊपर जाता है और नीचे कम। जाहिर सी बात है, ऊपर स्पेस ज्यादा है, नीचे स्पेस उतना नहीं है, इसलिए मूवमेंट नीचे कम है। तो जब नीचे कोलिजन होता है तो पार्टिकल नीचे टकराने से ऐसा चांस भी बन सकता है कि पार्टिकल ऊपर आए यहां से। इसको कहना है, मैं कहता हूं इसको एस्केप आउट। वैसे एस्केप वर्ड अपने में इनफ है, मगर एस्केप आउट से ज्यादा समझ में आता है जल्दी। तो मेरा कहना यह है कि समय के साथ क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ एस्केप आउट है, समय के साथ क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो घट रहा है, क्योंकि ऊपर पार्टिकल घट रहे हैं। ऊपर घट रहे हैं, नीचे बढ़ रहे हैं। नीचे पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स का रेट बढ़ रहा है। यानी समय के साथ ये रेट घट रहा है और ये रेट बढ़ रहा है। इसका कारण है अमाउंट। ये रेट क्यों घट रहा है? यहां अमाउंट घट रही है। ये रेट क्यों बढ़ रहा है? यहां अमाउंट बढ़ रही है गैस की। तो इस छोटे छोटे इस छोटे से ग्राफ से समझिए कि यहां होगा क्या। शुरुआत में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा था और रेट ऑफ एस्केप आउट कम था। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा था और रेट ऑफ एस्केप आउट कम था। बाद में डिसोल्यूशन घटा,
एस्केप आउट बढ़ गया। क्योंकि ऊपर अमाउंट घटती ही जा रही है, तो अब क्योंकि देखो ये रेट ज्यादा है ना, ये रेट ज्यादा है, तो पार्टिकल नीचे तेजी से जा रहे हैं, ऊपर धीमे आ रहे हैं। नीचे तेजी से जाएंगे तो ऊपर पार्टिकल घटने लगेंगे। फिर कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। जब दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन के बारे में आपको क्या सोचना है? जब दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक सेकंड में जितने पार्टिकल नीचे आते उतने ही ऊपर आ जाते। ये दोनों नीचे गए, ये दोनों ऊपर आ गए। इसका मतलब ये है कि ना तो गैस के पार्टिकल अब ऊपर बढ़ेंगे ना घटेंगे, या अब ऊपर गैस के पार्टिकल घटेंगे नहीं, नीचे बढ़ेंगे नहीं, यानी अमाउंट में अब कोई चेंज नहीं आएगा गैस ऊपर नीचे। जब अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो इन दोनों के रेट में भी चेंज आना बंद हो जाएगा, और ये रेट हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बराबर हो जाएंगे। अब रशनीत यहाँ बुढ़ापे तक बैठ सकती है, रशनीत को रेट में चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा, और रशनीत की ये खुशी दुख में बदलने वाली है, क्योंकि ये पार्टिकल अब नीचे घुलने वाले नहीं है, और ये वही पार्टिकल हैं जो ढक्कन खोलने पे बाहर निकलेंगे। यहां तक आया समझ में? ये बताओ, सवाल पूछो अपना, अपने सवाल अपना पूछो जल्दी और चलो आगे। जी कोई सवाल नहीं है ना? ठीक है। रेट ऑफ एस्केप आउट बढ़ कैसे रहा है अर्श, ये बताओ, बोल के बताओ जल्दी। सर आपने इसमें बताया कि रेट ऑफ एस्केप आउट बॉटल वाले एग्जांपल में हम्म, इंक्रीज हो गया, तो वो क्या हुआ वो समझ नहीं आया। मतलब पहले कम था, फिर ये बढ़ गया है ना? यस सर। लेकिन बढ़ के डिसोल्यूशन से ज्यादा नहीं हुआ है, ये भी खास बात है। इतना बढ़ा है कि किसके बराबर हो गया? ये ऐसा हुआ है जैसे डिसोल्यूशन, पहले ये दोनों ऐसे थे, बाद में ये दोनों ऐसे हो गए, एक घटा, डिसोल्यूशन घटा, एस्केप आउट बढ़ा। यही समझा रहा हूं ना मैं? यही समझ में आ रहा है ना तुम्हारे? ये घटा और ये बढ़ा, बाद में ये बराबर हो गए, ऐसे। ये बढ़ा क्यों? जैसे जैसे पार्टिकल नीचे इकट्ठे होंगे तो नीचे उनका नंबर बढ़ने लगेगा। जब पार्टिकल्स का नंबर नीचे बढ़ने लगेगा तो नीचे कोलिजन भी ज्यादा होने लगेगा। जब नीचे कोलिजन ज्यादा होने लगेगा तो ऊपर आने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। आया आप समझ में कि नहीं आया? यस सर। यही समझ रहा था ना? ठीक है ना? तो ठीक है। अब ये याद रखना कि इसका फर्क पड़ेगा आगे। अभी अगर मैं कुछ समझाऊंगा तो उसका फर्क पड़ेगा इस पे, इसलिए ध्यान रखना है। इससे आप कोई बात है तो पूछ लेना। ठीक है जी, तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो अब पार्टिकल ना तो नीचे बढ़ेंगे ना ऊपर घटेंगे। अब मतलब रशनीत ये चाहती है कि थोड़ा कड़क सोडा बनाया जाए। ऐसा सोडा तो दुकानों पे धक्के खा रहा है। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट दे। हम्म। तो मैंने कहा इससे कि भाई देखो, इतना रोने की जरूरत नहीं है, हम और भी गैस अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपली ये समझाया, अगर आप इसी समय, जब ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स पे कलर कर दूं मैं,
ये सिचुएशन तो पहले भी आ चुकी है, तो पहले वाली सिचुएशन है, ऊपर भी पार्टिकल थे तब, ये पहले ही वाला फिगर है। मैंने रश्मि से कहा कि हमें बस क्या करना है कि आखिरी सवाल था ये रश्मि का कि क्या सर जी ये गैस नहीं आएगी क्या नीचे। मैंने कहा नहीं, इसका कोई चांस नहीं है, अगर ऐसे हिला भी दो तो भी नहीं है, ऐसे हिला के दे दो, हिला भी दोगे तो बाद में पार्टिकल फिर ऊपर आके इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा एक तरीका है कि और गैस डाली जाए, मोर गैस। ये ऐसे मतलब इस तरीके से तो मैं ही बताता हूँ इक्विलिब्रियम, वरना मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका दूसरा क्या है, हेनरी लॉ लिख देते हैं सीधा। ये इतने इस तरीके का मतलब शब्द है तो ये मुझसे ही सुनोगे तुम। मोर गैस, और गैस डाली, भीड़ कर दी, और रश्मि पीछे से आवाज लगा रही है और डालो सर इसमें गैस और डालो। मैंने कहा हाँ तुम चिंता मत करो। जी सर। मैंने इसे पूरा गैस से भर दिया। अब आप बताइए, अब आप अपने मन से इससे पता भी लग जाएगा आपको कितना आता है। क्या अब भी रेट बराबर रहेगा ऊपर नीचे का, ये बताइए। हम्म, तो डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा है ना, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। यानी ऐसा हुआ यहाँ पे, इस ग्राफ को देखिए, पहले था ये डी, ये ई, एस्केप आउट, डी घटा, ई थोड़ा बढ़ा पिछले फिगर में, फिर डी थोड़ा और घटा, ई थोड़ा और बढ़ा, और इक्विलिब्रियम आ गया। फिर हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, तो डी फिर से बढ़ गया, ई वही है अभी, ये सेकंड फिगर में हो गया डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन बढ़ गया है तो फिर नीचे पार्टिकल तेजी से आने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। ऊपर घटने लगेंगे। जब ऊपर पार्टिकल घटने लगेंगे तो डिसोल्यूशन का रेट फिर से घटने लगेगा, और एस्केप आउट फिर से बढ़ने लगेगा, और फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये जो स्टोरियां हैं, ऐसी पता नहीं कितनी स्टोरी मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में समझाई है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ये भी समझाया है कि अमाउंट जरूरी नहीं है कि गैस ऊपर नीचे बराबर हो। 10 बॉल और 30 बॉल वाला एग्जाम्पल, एथलीट और बॉय, एथलीट पर 10 ही बॉल थी, बॉय पर 30 थी, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था। ये जरूरी नहीं होता इक्विलिब्रियम में कि गैस ऊपर नीचे बराबर है, पहली बात तो ये। ठीक है जी। हाँ क्या लिखा है मैं पढ़ लूँ एक बार। अबे बोल के बता दिया करो, एक आधा जो भी सवाल हो जल्दी पूछ लिया करो। ठीक है। हम्म, तो ये इस तरह से था, ये दो सिचुएशन थी। अब ये खुश है, अब ये बन गया जी सोडा, ये वाला चाहिए इसे, ये कह रही है ये वाला दे दो सर जी 2 गिलास। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ इन चीजों को। आपका कोई भी आखिरी सवाल हो तो मैं 15 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। इस टॉपिक के बारे में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, जल्दी पूछिए है ना, टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, देखेगा कोई कल को तो बोर हो जाएगा देख के ऐसे। जी, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, और मैं इसको मिटाऊंगा।
ये सब, हाँ ये सब की जरूरत नहीं है। ये वर्ड वैसे भी अगर लिखे रहेंगे तो आपको मेन बात नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि एक दिन, एक छोटी सी स्टोरी और है ना। तो एक दिन मुदिता एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आई जिसका नाम था कोक। और स्नेहा भी एक कोल्ड ड्रिंक लेके आई, थम्स अप। जब मुदिता ने कोक खोली तो जो साउंड आई गैस निकलने की वो कम आई, लो साउंड आई, लिखने की जरूरत नहीं है, कम आई। और स्नेहा ने जब कोल्ड ड्रिंक खोली तो साउंड गैस निकलने की ज्यादा आई। तो स्नेहा ने क्या बोला, इस शब्द में कितनी गहराई है। स्नेहा ने बोला मुदिता से, मेरे वाले में ज्यादा गैस है। यानी यहाँ खुद ही स्नेहा इस टॉपिक को एक ही शब्द में समझा रही है। स्नेहा ने बोला कि मेरे वाले में ज्यादा गैस है, इसका मतलब ये है कि गैस ज्यादा रिलीज हुई है मेरे सोल्यूशन को खोलने से, तो मेरे वाले में ज्यादा गैस है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ऊपर गैस ज्यादा थी इसीलिए वो तेजी से बाहर निकली, और अगर ऊपर गैस ज्यादा है तो नीचे भी गैस ज्यादा ही होगी। यानी यही लॉ कठिन शब्दों में जब लिखा जाता है तो बच्चा साल भर ये कहता रहता है, सर जी ये लॉ क्या है, मुझे समझ नहीं आता। जबकि वही चीज वो डेली लाइफ में बोल रहा है कि मुदिता ने कहा हाँ मेरे को भी पता है गैस कम है मेरे वाले में। तो ये उसे भी पता है कि गैस कम है क्योंकि साउंड कम आई। लॉ ये है कि सोल्युबिलिटी, अब यहाँ एक वर्ड सोल्युबिलिटी, अब ये न्यूमेरिकल्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोल्युबिलिटी कहाँ लिखूं, ऊपर। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट। अब अमाउंट को मास से भी बताया जा सकता है। सोल्युबिलिटी का मतलब हो गया गैस की अमाउंट कितनी है, तो इस अमाउंट को शो करने के लिए मास भी बताया जा सकता है। इस अमाउंट को शो करने के लिए मोल्स भी बताए जा सकते हैं कि गैस के इतने मोल हैं हर लीटर में, गैस का इतना मास है हर लीटर में। मोलैरिटी भी बताई जा सकती है, मोलैलिटी भी। सॉल्युबिलिटी इन सभी चीजों से एक्सप्रेस की जा सकती है। मोल फ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, यानी गैस की कितनी अमाउंट है लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, गैस की कितनी अमाउंट है लिक्विड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात पर डिपेंड करती है प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। ऊपर प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, तो नीचे डिजॉल्व गैस कम। जब मैं कहता हूँ ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो मैं यहाँ की बात करता हूँ नीचे की। जब मैं कहता हूँ प्रेशर ऑफ गैस तो मैं यहाँ की, यहाँ है प्रेशर, ये प्रेशर लो है क्योंकि भीड़ दिख रही है ना आपको, भीड़ कम है, प्रेशर लो। प्रेशर लो तो सॉल्युबिलिटी लो, सॉल्युबिलिटी लो का मतलब मास भी लो आएगा गैस का, गैस का सिर्फ गैस का, गैस का मास भी नीचे कम आएगा, गैस के मोल्स भी नीचे कम आएंगे, गैस की मोलैरिटी भी कम आएगी, गैस की मोलैलिटी भी कम आएगी, गैस के मोल फ्रैक्शन भी कम आएंगे। कल जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं ना तो मैं सॉल्युबिलिटी मेरे से निकालने के लिए कहेगा, और मैं सॉल्युबिलिटी जब निकालने चलूंगा तो मैं उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में होऊंगा कि सॉल्युबिलिटी मेरे को मोल फ्रैक्शन बता के ही निकालनी पड़ेगी। चाहता तो मैं ये था कि मैं ये इनमें से कुछ भी निकाल लूं, लेकिन मैं सिचुएशन में फंस जाऊंगा उस न्यूमेरिकल में कि मैं यही निकाल पाऊं। उस समय ये नहीं कह रहा है कि सर आप मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हो, वो तो सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। मैंने बताया ना आपको आज ही, ये किताबों में नहीं मिलेगा, पहले से सोच के बता रहा हूं मैं कि क्या क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे मिलेगा, सॉल्युबिलिटी की जगह आपको मोल फ्रैक्शन, मास, मोल, इनमें से कुछ निकालना है। और सच्चाई तो ये है कि सिर्फ 3 चीजें निकाल पाओगे तुम, ये
ये निकाल ही नहीं पाओगे, ये निकालने के लिए आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर, तो हाई सॉल्युबिलिटी। हाई सॉल्युबिलिटी का मतलब, हाई सॉल्युबिलिटी का मतलब तुम यकीन मानो, मैंने एक हेनरी लॉ की वीडियो बनाई है यूट्यूब पर लास्ट ईयर, उसमें मैंने हर एक फिगर को ना, देखना एक बार ध्यान से, ऐसे सुनने में तो नहीं लगता, बनाया है कि जैसे उसने कहा कि ओशियन है तो मैंने ओशियन बनाया और ऊपर लिखा क्या सिचुएशन है, ऐसे समझाया है कि प्रेशर यहाँ दिया हुआ है, ये चीज यहाँ दी हुई है, न्यूमेरिकल को साइड में लिख के। तो हाई, तो ये लॉ है कि भाई सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी यानी अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की जगह मास ले लूं, यानी मास ऑफ गैस डिजॉल्व, घुली हुई गैस, इनका मास, इनका नहीं, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। तो ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स में रिप्रेजेंट करेंगे प्रेशर को, गैस के मॉलिक्यूल, नीचे वाले रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्युबिलिटी। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब एक कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, हालांकि कांस्टेंट की मुझे बहुत गहरी जानकारी है कि ये कांस्टेंट कैसे आते हैं, अगर उसके ऊपर आपका एक कोई नंबर नहीं बढ़ेगा उससे, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, फिजिक्स पढ़ाता तो बताता मैं ये कैसे आते हैं, क्या यूज है, मतलब किसी ने क्या दिमाग लगाया कि ये वैल्यू आ गई। M इक्वल टू KH बाई P। KH बस गैस कांस्टेंट है, ऐसे बोलना। इस फॉर्म में न्यूमेरिकल का इस फॉर्म में, इस इक्वेशन का इस्तेमाल सिर्फ कंपटीशन में ही होता है। आप इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, M बाई P इज इक्वल्स टू KH। आपको दिख रहा है M बाई P, M से P को डिवाइड करो तो KH निकलेगा, आपको तो ये दिख रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है कि M बाई P का रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि किसी सॉल्यूशन में नीचे गैस का मास और ऊपर प्रेशर, यानी मुदिता की गैस जो नीचे है और जो प्रेशर, उसका रेशियो, और स्नेहा की गैस जो नीचे है और ऊपर है उसका रेशियो सेम आएंगे। M बाई P कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट रहने के लिए क्या जरूरी है, सेम आने के लिए कुछ तो कंडीशन होगी ना, वो मैं बताऊंगा कि क्या कंडीशन है। आप पहले इसको समझिए। M बाई P हमेशा सेम आएगा जब तक, क्योंकि देखो दोनों की गैस CO2 है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों में कंडीशन दोनों की सेम है। कोल्ड ड्रिंक दोनों ने सेम टेम्परेचर पे ली है, सेम गैस, है ना जी, कोई इन बातों में कोई अंतर नहीं, बस अंतर इस बात का है कि वहां ऊपर प्रेशर ज्यादा था, नीचे मास ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में दोनों का M बाई P सेम आएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो M बाई P का रेशियो है, वो कोई तीसरा बंदा होता जिसने यही कोल्ड ड्रिंक ली होती, उसका भी सेम ही आता। कोई चौथा बंदा होता तो उसका भी M बाई P सेम ही आता। इसका मतलब ये है कि M1 बाई P1, पहले था मास M1, प्रेशर P1, प्रेशर बढ़ा के कर दिया P2, मास बढ़ के हो गया M2, मगर रेशियो सेम आएगा। दैट्स हाउ इट इज। आए समझ में? जल्दी बताइए, सवाल बताइए अपना जल्दी। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, फिर ये मत कर, टी मत करते रहे ना, ये हुआ नहीं सॉल्व। सर ये रेशियो हर उसके लिए सेम रहता है, हर गैस और सॉल्वेंट के लिए?
हाँ, ये मैं लिख देता हूँ कब सेम रहता है। हालांकि मैं इसे लिखूंगा थोड़ी देर में, जगह भी नहीं है ना ऊपर, देखो फिगर में कहीं जगह नहीं है, कुछ नहीं लिख सकता मैं। कब सेम रहता है ये बता रहा हूँ। अरे मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एक बार तो बोल के ही बता दूं। जब दोनों तरफ गैस सेम हो, देखो दोनों ने पानी, सोडा वाटर है ये, हम जब छोड़ो, दोनों ने पानी लिया है, सॉल्वेंट सेम है। गैस दोनों ने सेम लिया है, टेम्परेचर सेम लिया है। तीन चीजें, सॉल्वेंट, सोल्यूट, टेम्परेचर सेम है ना, सेम आएगा रेशियो। अब आया समझ में, सोल्यूट सॉल्वेंट टेम्परेचर, सोल्यूट सॉल्वेंट टेम्परेचर, ऐसे याद कर लो। एक भी चीज बदली तो रेशियो बदल जाएगा, फिर वो रेशियो उस चीज के लिए हमेशा सेम आएगा। सॉल्वेंट बदला रेशियो बदल जाएगा, तो उस सॉल्वेंट के लिए वो रेशियो सेम आएगा। टेम्परेचर बदला रेशियो बदल जाएगा, लेकिन उस टेम्परेचर पर रेशियो सेम आएगा। मिटा रहा हूं मैं इसे। हम्म, इसको बना रहने देता हूं, इसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ जी, पड़ेगी इसकी जरूरत। ये वाली बॉटल मिटा दो भाई, ये तो हो गया 1 घंटे में, यानी मैं न्यूमेरिकल आज ही करा के, आज ही असाइनमेंट देके। मैंने तुमको एक बात बोली थी इस चैप्टर के आने से पहले, ये चैप्टर ना न्यूमेरिकल्स के नाम नाम पर किंग है। किंग पता है कौन है? थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, चौथा चैप्टर। मैंने यही आपको बोला था, आप शायद भूल गए कि इसे ही पढ़ाने के मैंने एक जगह पे 45,000 रुपए लिए पर मंथ, और सिर्फ वो मुझसे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर ही पढ़वाना। सच्चाई ये है कि वो भी मैंने पूरे नहीं कराए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी मेरे को एंड टाइम पर वहां कुछ मजा नहीं आया, बच्चे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, तो मैंने वो भी पल्ला झाड़ के मैंने वहां से छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा, सर से मैंने कहा सर बाकी आप करा लो, एक दो चैप्टर रह गए थे। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट। यानी कि जो कंपटीशन में पढ़ते हैं ना बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी के लिए पढ़ते हैं, कि मेनली ये साल भर यही चीजें चलती रहती है। अब सुनिए, इनऑर्गेनिक तो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा फंसा रहे, उसको लगे सब समझ में आ रहा है, पढ़ते रहो यही। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर लो प्रेशर है भाई, देखना ध्यान से, लो प्रेशर, या ऐसा कहता हूं। अच्छा, अगर मैं यहां पर प्रेशर घटाता हूं, ऊपर ऊपर प्रेशर और घटा दूं, प्रेशर घटाने का मतलब इन दी सेंस ये हो जाता है कि या तो आप इस वॉल्यूम को बढ़ा दो ऊपर वाले, तो अपने आप ही प्रेशर घट जाएगा, या फिर आप यहां से अमाउंट कम कर दो गैस। अब जो बात सीधी समझ में आ गई उसे टेढ़ी मत कीजिए, प्रेशर घटा दिया मैंने, यानी पार्टिकल घटा दिया। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो मास ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा, एम गैस, पता है ये तुम्हें, एम गैस डिक्रीज। नीचे जो नीचे जो मास है यहाँ, प्रेशर घटाने से एम गैस डिक्रीज हो जाएगा। अगर एम गैस यानी जो गैस डिजोल्व है, ऊपर वाले का मास नहीं, मास तो ऊपर वाले का भी कम कर रहे हो तुम, प्रेशर घटा रहे हो तो यहाँ से गैस निकाल रहे हो, यहाँ से भी निकल जाएगी वो, मास डिक्रीज हो जाएगा। मास डिक्रीज हो जाएगा तो एन गैस डिक्रीज हो जाएगा, एन मतलब मोल, है ना। मास कम, मास कम, मोलर मास तो कांस्टेंट रहता है, मास कम, मोल्स कम। अब अगर मोल्स कम हो गए, इसका असर पड़ेगा मोल फ्रैक्शन पे, चाहे गैस, एन गैस डिवाइड बाय एन गैस प्लस एन वाटर। अगर एन गैस घटा तो चाय गैस भी घटेगा, यानी आप एक डायरेक्ट रिलेशन बनाइए, प्रेशर डिक्रीज तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज। आया समझ? जल्दी बताओ भाई इसको, लो आइए।
मतलब यही है सबसे मेन पार्ट। जो पिछली बार लिखा था वो तो इक्वेशन थी कुछ न्यूमेरिकल कराने के लिए। प्रेशर डिक्रीज, चाहे गैस डिक्रीज। पंद्रह सेकंड रुक रहा हूं, अपना सवाल पूछो जल्दी। अबे बोल के पूछा करो सवाल, है ना। हम्म। अच्छा तो मतलब पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाई गैस, ऐसा भी तो कह सकता हूं मैं। तो कैसे भी बोल रहे हो। मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा से अच्छा शब्द बोलूं, गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, या प्रेशर ज्यादा तो गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ज्यादा। ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने प्रेशर ऑफ द गैस over the solution, pressure of the gas over the solution, यहाँ की बात कर रहे हैं ना। प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इनसाइड सॉल्यूशन। दो चीजें नोट किया आपने, इनसाइड एंड ओवर। जो प्रेशर है वो ऊपर है, मोल फ्रैक्शन है वो नीचे से निकालना है। देखो ये आगे चैप्टर कठिन ही है, इसका जो एंड पार्ट है ना, रेंट ऑफ फैक्टर, उसकी एक वीडियो है मेरे पास यूट्यूब पे, बहुत ही कम देखना तुम चेक करके। जिसको भी तुम टीचर मानते हो, जिसको भी तुम कहते हो, तुम मेरी वीडियो उठा के देखना वेंट ऑफ फैक्टर की, कि मैंने उसमें कैसे समझाया है। और किसी की भी जिसको तुम कहते हो ना कि सर हाँ ये वाला बनता है, और उसकी उठा के देखना, तुम्हें वहीं पता चल जाएगा कि मैं कैसे समझाता हूँ। और ये नहीं है कि मैं किसी को छुप के, तुम्हें छुप के समझा रहा हूँ इस क्लास में। ये सारी चीजें मैं, तुम कहो तो स्टेज पर बता दूं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ठिकाना। ठीक है, तो ये लॉ है, इसे कहते हैं हेनरी लॉ। तो ये हेनरी लॉ जो कि सबसे पहले शब्द बोला जाना चाहिए था, ये देखिए मैंने किसी को बिल्कुल एंड में बोला है। इसको हेनरी लॉ बोलते हैं, लिखने के लिए आता है बहुत। हेनरी लॉ है कि अगर गैस, अगर ऊपर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी नीचे ज्यादा है। पिछला जो लॉ था वो उल्टा था। पिछला लॉ ऐसे बोला गया था, मास ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। ये वाला ऐसे है, प्रेशर ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा। ये ऐसे है, मास ज्यादा प्रेशर ज्यादा पिछला। ये वाला ऐसे है, प्रेशर ज्यादा मोल फ्रैक्शन ज्यादा। उल्टा है, मतलब ये इस जगह पर, ये इधर है उसमें और ये इधर है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, फिर से वही के एच आ गया। क्या ये के एच जो पिछली क्वेश्चन में था और इसमें है ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है, दोनों कांस्टेंट अलग अलग है। मोल फ्रैक्शन से कांस्टेंट कुछ और आएगा, मास वाला कांस्टेंट के एच कुछ और होता है। ये है हेनरी गैस कांस्टेंट। मैंने वहां लिखा था हेनरी गैस कांस्टेंट, नहीं ना, यहाँ लिखा है हेनरी गैस कांस्टेंट। अब मैं आपको केएच के बारे में बताऊंगा क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं आपको। उससे पहले मैं आपको केएच के बारे में बहुत सारी बातें बता दूंगा जिससे आप अटके ना, जो जरूरी है। अपना सवाल पूछिए 15 सेकंड के अंदर बोल के। सर ये वाला कांस्टेंट भी वही सोल्यूट सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल जी। एक मिनट सर, अगर प्रेशर कांस्टेंट कहा एंड मोल्स ऑफ वाटर निकालने को कहा तो, अगर प्रेशर कांस्टेंट कंटेंट कांस्टेंट कहा एंड मोल्स ऑफ वाटर निकालने को कहा तो,
अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ये डिक्रीज ना लिखा हो, कांस्टेंट लिखा हो, है ना? ये डिक्रीज ना लिखा हो, इस पे लिखा हो। ये सही बताऊं तो अर्श, ये तुमने कुछ गलत अपने माइंड में सिचुएशन बिठा ली है, तुम्हें इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ही मास निकलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम प्रेशर घटाते हैं, भाई ये तुमने कहा प्रेशर कांस्टेंट दिया हो। अच्छा ये बात कर लेते हैं कि पेपर में प्रेशर दिया कैसे होता है। क्या पेपर में वो ये बोलता है कि प्रेशर 20 पास्कल घटा है, वो बोलेगा प्रेशर 20 पास्कल है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही देगा वो, एक ही तो वैल्यू देगा ना प्रेशर की, 50 पास्कल। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो ये समझा रहा हूं कि ये प्रेशर, मास, मोल, फ्रैक्शन आपस में कैसे डिपेंड करते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेशर डिक्रीज करके देगा तो आप मास को डिक्रीज कर देंगे, मोल्स को डिक्रीज कर देंगे, फ्रैक्शन को डिक्रीज कर देंगे, आप ऐसे समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रेशर और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। अगर प्रेशर कोई घटा दे ऊपर तो मास भी अपने आप घट जाएगा नीचे, नीचे मोल्स घट जाएंगे और नीचे फ्रैक्शन घट जाएगा। तुमने कहा कि सर अगर प्रेशर कांस्टेंट दे दे तो, चलो तो मान लीजिए कि प्रेशर 10 दे दिया, है ना? तो 10 प्रेशर से मास निकालोगे, प्रेशर से मास निकलता ही नहीं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया होगा तो तुम मास निकालोगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रेशर घटता है तो मास भी घटता है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? या नहीं आ रही है तो बोल के बताओ फिर। आ गया सब समझ। हम्म। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। हम्म। तो मैं केएच के बारे में कुछ बातें बताऊं जो कि न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने डाला टॉपिक हेनरी गॉस गैस कांस्टेंट, हेनरी गैस कांस्टेंट। तो सुना आपने मैंने क्या कहा था, आगे चैप्टर काफी है ये। हाँ बस मैं आपको समझा दूंगा सारी बातें। हेनरी गैस कांस्टेंट, तो हेनरी गैस कांस्टेंट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि P इक्वल टू के एच एक्स होता है। तो वैसे तो एक चीज बड़ी सिंपल है समझनी कि जो के एच होता है वो एक्चुअली में पी बाय चाई गैस का रेशियो होता है, सिंपल। और क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट आएगा, मास का रेशियो भी कांस्टेंट आएगा, पी बाय एम कांस्टेंट आता है, वो एम बाय पी था, एम बाय पी भी कांस्टेंट आता है और पी बाय चाई गैस भी कांस्टेंट आता है। लेकिन एक रिलेशन है, मैंने आपको बोला था चाई गैस क्या है, सॉल्युबिलिटी। आप कहेंगे नो सर ये तो मोल फ्रैक्शन है। चाई गैस मोल फ्रैक्शन है, लेकिन हम यहाँ मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी बताने के लिए। चलिए सॉल्युबिलिटी बताने के लिए करके दिखाइए मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल। मैं करके दिखाता हूँ। मैं और मुदिता अगल बगल में खड़े हैं, दोनों ने एक सॉल्यूशन बनाया है, उसमें गैस घुली हुई है। मुदिता अपनी सॉल्युबिलिटी बताएगी। मेरे सॉल्यूशन में 1/4 पार्टिकल है गैस के, मैं अपनी बताता हूँ। मेरे सॉल्यूशन में 1/3 पार्टिकल है गैस के। मैंने बता दी दोनों ने सॉल्युबिलिटी अमाउंट। मुदिता ने कहा कि मास भी बता देती हूँ, यानी मुदिता कह रही है सॉल्युबिलिटी मास से समझ लो। आया ना समझ? तो ये है चाई गैस का सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और केएच का रिलेशन यही तो है। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये घट जाएगा, ये डिनोमिनेटर है ना मैथ के हिसाब से, ये ज्यादा हुआ तो केएच घट जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है हेनरी लॉ में। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर पेपर में नहीं आया तो हेनरी गैस कांस्टेंट से। केएच और चाई, ग्रेटर केएच
lesser will be solubility. अब मैंने लिखा ब्रैकेट में चाय गैस, lesser चाय गैस रिप्रेजेंट lesser एन गैस, ठीक है ना? यानी KH का डायरेक्ट रिलेशन एन गैस से है। गैस के कितने मोल खुले हैं, अगर KH ज्यादा दिया हो, ज्यादा KH कैसे दिखेगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60 पॉजिटिव में वैल्यू हो, ऐसे ना हो, बस 10, एक से कम ना हो वैल्यू, एक से बड़ी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक से कम दिखेगी ऐसी 0.5, 0.2, 0.3 ऐसी ना हो। Greater KH, lesser will be solubility, chai gas. Lesser chai gas represent less N gas. It means equation become P equal to KH multiply chai gas. KH है ज्यादा, इसका मतलब N गैस है कम। मोल फ्रैक्शन को खोल दिया है मैंने। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूंगा, हर बार न्यूमेरिकल में ये वाला N गैस हटा दूं और इक्वेशन ऐसी कर लूंगा जिससे आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्यों हटा लिया, क्योंकि N गैस बहुत कम है और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर से क्यों नहीं हटाया N गैस? अगर कहीं पर लिखा हो 1/1 + 1000, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है इसे, 1 रिप्रेजेंट करता है इसे, और ये 1 रिप्रेजेंट करता है इसे। तो क्या तुम यही वाला 1 हटा दोगे? फिर तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। यही तो हटा सकते हो ना, 1/1000 इसे जोड़ लेते तो 1/1000 1 हो जाता। जब मैं ऐसा कर दूं तो मुंह नहीं बनाना है, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी न्यूमेरिकल में, 90% न्यूमेरिकल में कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, KH एक गैस का एक टेम्परेचर पर सेम ही आता है। इसका कोई एग्जांपल? जी बिल्कुल, टाइम के अकॉर्डिंग 4 मिनट बचे हैं, है ना, उसके बाद मेरे को न्यूमेरिकल कराने हैं। KH एक गैस का एक टेम्परेचर पर सेम ही आता है। क्या आता है? सपोज CO2 at 298 Kelvin 1.67 किलो पास्कल, किलो बार विद वाटर, पानी के साथ है। यानी दुनिया में, आप समझ लो यहां से मान्य, दुनिया में कहीं भी कोई CO2 को पानी में घोल रहा है इस टेम्परेचर पर, तो सभी का P/चाई KH ही आएगा। एक ऑस्ट्रेलिया में घोल रहा है, एक जिम्बाब्वे में, मेडागास्कर में, टर्की में, कोई कहीं भी घोल रहा है, P/चाई गैस ये आएगा सबका, जब तक हर देश में कार्बन डाइऑक्साइड इसी टेम्परेचर पर पानी के साथ ली जाएगी। क्या ये वैल्यू बदलेगी? जी, टेम्परेचर बदलेगा तो बदल जाएगी, गैस बदलेगी तो बदल जाएगी, पानी की जगह कुछ और लोगे बदल जाएगी। ठीक है जी, हो गया। अब आगे बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो
इसके न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी वाले करा दूंगा, फिर आप क्या करेंगे, जो मैं दूंगा वो करेंगे। जो मैं क्वेश्चन देता हूं ना, वो मैं बहुत सोच समझ के देता हूं, जैसा पेपर में आ सकता है। अब तुम कोई बुक ले लोगे और उसमें से करोगे तो तुम कुछ भी कर रहे हो। इसका मतलब तुम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसकी जरूरत है या नीड है, नहीं है, चाहे वो आसान है चाहे इजी है, ये बात नहीं है, कुछ भी है तो कुछ भी कर। तो मैं असाइनमेंट देता हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन खुद लिखता हूँ कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। एग्जाम्पल 2.4 इन टेक्स्ट, 2.6, 2.7 एक्सरसाइज, 5 ही क्वेश्चन है इसके। एक्सरसाइज 2.13, एक यहाँ है 2.35। ये 5 क्वेश्चन आपको समझा देंगे कैसे करना है। जी पहला, इफ N2 गैस, अब यहां मैं इतना फिगर नहीं बनाऊंगा, वो आप उस वीडियो में देखना फिगर वाइज। इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, जैसे रशनीत वाली सिचुएशन थी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन गैस डाली गई है बॉटल में। पानी 1 लीटर लिया गया है, देखते हैं इसकी वॉल्यूम की जरूरत भी है या नहीं। और जो प्रेशर है N2 का ऊपर, वो कर दिया गया है 0.987 बार। जो हेनरी गैस कांस्टेंट है वो फिक्स ही होता है नाइट्रोजन का, किलो बार। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N2 के। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर ये पेपर में अचानक से आ गया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इनको इतनी बार करना होता है कि रट जाए। सच्चाई तो यही है। अब आप चाहे माने चाहे मत माने, मानेंगे तो आप एक दिन अपने मुंह से कहेंगे वही बात जो मैं आज कह रहा हूँ, वो आज 10 साल बाद कहेंगे आप। मैं आज ये कह रहा हूँ कि हम करते ही क्या है पता है, हम इतने टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कोई भी बच्चा, 99% बच्चा इतने टाइप के क्वेश्चन कर लेता है कि वो ढूंढता है पेपर में कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी टाइप का है जो उसने पहले किया है। और अगर वो नहीं है, और वो नहीं है उस टाइप का, तो वो छोड़ के ही आता है। और अगर वो उस टाइप का है जो उसने पहले किया है, तो वो उसे कर लेता है। इसीलिए आपको भी इस चीज से बचना है। क्वेश्चन अचानक से अगर ऐसा आ गया जो आपने नहीं किया हुआ है, जिसमें कंसेप्ट ही अलग है, तो आप माइंड में बना नहीं पाएंगे जल्दी से। इसलिए करके इतने क्वेश्चन जाइए कि हो जाए। आंसर क्या निकालना है, NN2 कितने मोल्स N2 के घुले हुए हैं। P इक्वल टू, ये तो ऐसे ही हो जाएगा मुझे लग रहा है, KH है चाय गैस, ऐसे लिखा आपने। P दिया है 0.987 बार, 76.48 किलो की वैल्यू डाल लेना, 10 की पावर 3 बार। यूनिट का खास ध्यान रखना। चाय गैस, जैसे जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में यूनिट नहीं लगाता है, एक बात और बता दूं खास, यूनिट नहीं लगाता है क्वेश्चन के पीछे, बचता है, सोचता है ऐसे याद कर लूंगा, उसके तो चांसेस वैसे ही खत्म हो गए कंपटीशन में। तो वैसे ही गायब हो जाएगा, अपने आप ही क्वेश्चन गलत करके अपने आप बाहर हो जाएगा। तो ये मैं आज बता रहा हूँ, फिर कल को आप ये खुद सीखेंगे। चाय गैस खोल के दिखा रहा हूँ, NN2 N वाटर। समझ गए ना मैंने क्या हटाया है, समझ गए ना, क्योंकि KH बहुत ज्यादा है, KH काफी बड़ा है, तो मैंने ये हटा दिया है। इसमें मैं ये लिख देता हूँ, KH ग्रेटर ग्रेटर NN2 नेग्लेक्ट। अब देखिए, अरे मैं वो लगा लूं चार्जर, कि अभी भी NN2 नहीं निकल सकता। उसका कारण है कि N वाटर नहीं है मेरे पास, और पानी का मोल निकालने के लिए वॉल्यूम काम नहीं आता है, मास चाहिए। लेकिन
अरे ये पानी 1 लीटर है कि सॉल्यूशन 1 लीटर है? पानी 1 लीटर है तो फिर तो ये हो गया क्वेश्चन। 1 लीटर ऑफ वाटर पानी है। लो तो हो गया ये तो। 1 लीटर वाटर होता है 1000 ml पानी। शायद ये आज मैं चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ 11 से लेके अब तक कि पानी की डेंसिटी दी नहीं होती है, खुद लेनी होती है, और जो कि आसान होती है 1 ग्राम पर ml। खुद ही लिख देना होता है आपको कि हम जानते हैं डेंसिटी पानी की 1 ग्राम पर ml है। ध्यान से सोचो तो ये कह रहा है कि पानी में ml और ग्राम बराबर होता है, यानी 1000 ml पानी 1000 ग्राम ही होता है। दूध में ऐसा नहीं होता है, पानी में ऐसा होता है, और किसी लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, पानी में ही होता है। 1000 ml पानी 1000 ग्राम, ml ग्राम बराबर है। तो 1000 ml पानी 1000 ग्राम होता है। तो बस हो गया जी ये तो क्वेश्चन। एक बार और लिखूंगे तो आलस आ रहा है। 1000/18 मास, मोलर मास निकाल लो NN2। मगर जो NN2 है वो मिली मोल्स में निकालना है, इन मिली मोल्स। अब मिली मोल्स में कैसे निकलेगा? सपोज आपका आंसर आया x। अरे क्या आया देख, अरे हाँ ठीक है x आया यार। मान लीजिए आपका आंसर आया x मोल, तो ये मिली मोल में कैसे बदलेगा? इसके आगे मिली लगा लो। मिली का मतलब होता है 10⁻³ यानी अगर आप मिली लगाते हैं तो आपने x में 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर नीचे आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 10⁻³ से, वरना तो नंबर ही बदल जाएगा। 10⁻³ ऊपर, 10⁻³ नीचे, तो ये आपका x मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली मोल्स हो जाएगा। सवाल पूछिए जल्दी, आपका अपना टाइम नहीं ज्यादा, जो जहां अटका है। अरे ये ये लास्ट में x की पॉजिटिव ऊपर आके 10⁻³ हो जाएगा है। हाँ यही कह रही थी मैं। हाँ, ये +3 हो जाएगा जी। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, बार बार बताऊं क्या? टू 2.6 इंटैक्ट, गैस है H2S, यानी वही रश्मीत वाली सिचुएशन में गैस बदल गई है। एट HTP, गैस HTP पर है, ले प्रेशर पता चल गया। एक ATM या बार, दोनों चलता है। बार ATM कुछ भी ले सकते हो, एक ATM भी स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, एक बार भी स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। आंसर बदल जाएगा लेकिन इससे, बार और ATM, लेकिन वो समझ जाएगा कि आपने बार ATM में से क्या करा। टेम्परेचर तो जरूरत ही नहीं होती, इस इक्वेशन में टेम्परेचर होता ही नहीं। मोलैलिटी दी है, ले ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आप यहां से देखिए एक चीज आप अपने आप फील कीजिए। आज देखो मैं मोलैलिटी दी है और मैंने तुमको रटवा रखा है कि इसका मीनिंग ये होता है। तो हो सकता है कि आपको अपने दिमाग में लगता हो कि पढ़ाने का इससे भी अच्छा कोई तरीका हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं जो चीजें बताता हूँ मैं 11 साल में धक्के खा चुका हूँ, उससे बताता हूँ। अब ये स्मॉल एम आ गया। अब सपोज किसी को स्मॉल एम का मीनिंग याद ना हो, तो वो बच्चा याद कर भी नहीं रहा है मेरे कहने से,
और याद ना हो तो ये आज वो क्वेश्चन करता नहीं करेगा, और आगे आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, और बीच में तो हमने किए ही हैं इतने सारे इन मीनिंग्स पर। इसका मतलब इतना तो हो गया सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर 1 केजी सॉल्वेंट। स्मॉल एम का मतलब ये होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब मोल पर केजी, स्मॉल एम का मतलब होता है मोल पर केजी। मोल होते हैं सोल्यूट के, केजी होता है सॉल्वेंट का। ये तो डेथ हो गई इस क्वेश्चन की। चाय गैस ये कितना है 1 एटीएम, तो KH भी फिर एटीएम में ही ढूंढना पड़ेगा। KH, अरे KH तो दिया ही नहीं है। अबे KH तो निकालना है, KH निकालना है। चाय गैस होता है N गैस, N गैस, N वाटर। तो अब भी हटा देगा क्या ये? अरे तेरे को KH तो मालूम ही नहीं है, तू हटा कैसे देगा इसे? तेरे नंबर हट जाएंगे अपने आप। KH मालूम होगा तभी तो हटाएगा, ये ज्यादा होगा तभी तो। N गैस डाल दे, ये रे तेरे अंकल ने तुझे मोल्स निकाल के दिए हैं। अंकल मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया। N वाटर 1000 ग्राम है पानी, मोलर मास से डिवाइड कर दे 18 ग्राम पर मोल। एक चीज देखना, ग्राम से ग्राम गया, मोल बचा, ऊपर भी तो मोल है, यहाँ भी मोल है, मोल से मोल कट जाएगा, नीचे से मोल कॉमन लेना, कुछ कोई भी यूनिट नहीं आएगी इसकी। KH आएगा एटीएम में, जो बार लेगा एक बार उसका KH आएगा बार में। दैट्स हाउ इट इज। 2.7। अब तेरे अंकल जब ये 2.7 समझा दें तो उसके बाद सवाल कर। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज ले। KH दे दे, देख KH को देख ध्यान से, बड़ा है KH काफी। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। ओ देखो इसने बोला क्वांटिटी ऑफ CO2, तो ये क्या निकालने के लिए कह रहा है बताइए? सॉल्युबिलिटी नहीं है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 नहीं, क्वांटिटी ऑफ CO2। बताओ क्या निकालने के लिए कह रहा है? बताओ। मास या मोल कुछ भी निकाल दो। CO2 के कितने मोल घुले हुए हैं या कितना मास। CCO2 2.5 एटीएम। अरे एक चीज देख लेना, ये मैं लिख देता हूं ऐसे तो दिखता है, तो तुमको तो ये भी देखना पड़ेगा कि दिया क्या है ना। 500 ml सोडा वाटर, क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी NCO2 निकालना है। ठीक है, देखते हैं। PCO2 इक्वल टू KH मल्टीप्लाई NCO2 डिवाइड बाय NCO2 प्लस N वाटर। ये हट जाएगा, ये बहुत ज्यादा है 10 की पावर 8। क्या इसे हटाने की नीड है? हाँ जी है, वरना ये निकलेगा नहीं। NCO2 N वाटर, अब ये N बचा ना अकेला। PCO2 2.5 एटीएम। एक समस्या ये और भी है, KH है जो पास्कल में है, KH पास्कल में है और प्रेशर एटीएम में है, तो ये यूनिट नहीं कटेगी, आंसर गलत आएगा। तो पास्कल को एटीएम बना लो या एटीएम को पास्कल। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बॉक्स में कई चीजें लिख के दूंगा अभी जाते आते। तो एटीएम जो है 2.5 एटीएम, एटीएम की जगह पास्कल की वैल्यू डाल दो। एक एटीएम होता है 1,01,325 पास्कल। अब ये सॉल्व हो जाएगा 10 की पावर 8 पास्कल। अब एक समस्या और है, NCO2 तो निकाल लेंगे लेकिन N वाटर नहीं पता। लेकिन 500 ml सोडा वाटर में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सोचो, जो सोडा वाटर तुम खरीद के लाते हो 500 ml की ही बोतल होती है वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती कितनी है? सोचो ध्यान से, कितना वजन होता होगा गैस? जब गैस निकल जाती है उसमें से, तो अगर ढक्कन खोल के रख दूं और गैस निकल जाए
तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा तुम्हें मास में, एक आध ग्राम्स का भी अंतर नजर नहीं आएगा। वैसी गैस होती कितनी है उसमें, और यहाँ तो वो बता ही रहा है कि केएच ज्यादा है, तो इसका मतलब गैस के मोल वैसे भी कम है। 500 ml सोडा वाटर दरअसल 500 ml पानी ही होता है, और 500 ml पानी 500 ग्राम होता है। ले 500 ग्राम बट्टा 18 ग्राम पर मोल। चल भाई क्वेश्चन पूछो भाई अपने, पहले इसके ऊपर 15 सेकेंड लेफ्ट वाले पे बोल के पूछो, बोल के 15 सेकंड का मतलब ये है बोल के बताना है, अभी मोबाइल बंद हो जाता। राइट वाले पे पूछो क्वेश्चन जल्दी। सर मुझे ना कॉमनली ये पूछना है कि ना मैं ज्यादा किस में लूँ सर? 1.1 से ज्यादा जो भी होगा उसमें मैं ज्यादा ले लूँ? हाँ ज्यादा, केएच ज्यादा ही होता है। देखो सुनो, कभी तुमने कोई ऐसा सॉल्यूशन देखा है जिसमें पानी में इतनी गैस आ जाए, गैस की वजह से बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है? भाई पानी में मैंने ये देखा है नमक बहुत ज्यादा घुला हुआ है, तो नमक ने वजन बढ़ा रखा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई गैस ऐसी होगी जो पानी में इतनी घुल जाएगी कि पानी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा देगी? गैस नहीं। हमेशा पानी में कमी घुलती है, यानी हमेशा केएच ज्यादा ही आएगा, यानी जो भी केएच दिया है वो ज्यादा ही है, यानी आप कभी भी उसे हटा सकते हैं। यानी ये दो काम आप कभी भी कर सकते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बना सकते हैं कभी भी, कभी भी एन गैस हटा सकते हैं, मगर इसमें मत हटा देना, क्योंकि तुम्हें यहाँ केएच दी तो रूल के हिसाब से तुम्हें उसने केएच दिया नहीं है। जब तुमने दिया नहीं तो तुमने हटाया कैसे इसे? वहां ये सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पर आंसर में क्या फर्क आएगा इसमें, 1000 के साथ 0.195 है, ये बहुत कम वैल्यू है ये। अब ये जो है इसमें उसने आपको केएच दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि केएच कम था जी, इसलिए मैंने NCO2 हटा दिया नीचे से। चलिए जी तीसरा, अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला मैं 30 सेकंड में करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, बता रहा हूं मैं इसे। हम्म 2.13 में क्या, अभी तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है M1/P1 बराबर में M2/P2। M1 दे रिया 6.16 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम दे रिया, प्रेशर दे रिया एक बार, मास दे रिया 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, प्रेशर पूछ लिया। कोई सवाल मत कर लेना मुझसे इस बारे में। 2.35 कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी कर दी ना इसने बदतमीजी। हमारे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं सॉल्युबिलिटी में क्या निकाला जाता है। प्रेशर दे रिया, अबे केएच दे रहा है, केएच दे रहा है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। प्रेशर दे रहा है बेंजीन मीथेन गैस है 760 mmHg। और कुछ नहीं दे रहा है। अब एक बात बताओ, कुछ नहीं दे रहा ना, अब इक्वेशन तो तुम्हारे पास यही है, इक्वल टू KHX। अब बता क्या तू इसके अलावा और कुछ निकाल सकता है? ये दोनों चीजें दी है, तो मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की जगह चाई गैस के अलावा कोई चांस। अगर वो N वाटर दे देता तो मैं N गैस तक निकाल देता, लेकिन फिलहाल तो चाई गैस के अलावा कोई चांस नहीं है। P है
760 mmHg/kh है। भाई पता है इस ऑनलाइन क्लासों में बहुत मेहनत लगती है, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसमें पता है क्या समस्या है, इसमें ये है कि ब्रेक नहीं होता है इसमें, बोले ही चले जाओ, बोले ही चले जाओ, बोले ही चले जाओ। जब से मीटिंग ऐसे हुई है ना, बोले ही चले जाओ, बोले ही चले जाओ। हालांकि पढ़ना ज्यादा कठिन होता है पढ़ाने से। पढ़ने में क्या है कि जो हमारा मन है हम वो नहीं बोल पा रहे हैं। मेरा क्या मन है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, कुछ भी जो मर्जी कर रहा हूँ। पढ़ने में क्या है कि किसी आदमी की बात सुनो, वो बड़ा कठिन काम है। हो गए तो खत्म, 5 ही थे। अब मैं आपको इसका असाइनमेंट दूंगा। एक फाइनल चीज मैं बता के जा रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर मान्या, अगर आपने ये बात याद नहीं रही रखी तो जेल है इस पे। कई बच्चे जा चुके हैं, कई बच्चे जेल में बंद हैं पिछले साल। एक एटीएम ये आपस में इन्हें कन्वर्ट करने के करके दिखाऊं। फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा था, यूनिट एंड कन्वर्जन, मैं करके दिखाऊं। अरे जाओ, चले जाओ यहाँ से, अच्छा नहीं होगा। हो गया जी।